और स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे चुनाव में लगेगा विदेशी तड़का। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कई देशों के करीब 25 राजनीतिक दलों को अपना चुनावी प्रचार दिखाने और रणनीति समझाने के लिए भारत बुलाने का न्योता भेज रही है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के निमंत्रण पर दुनिया के कई देशों से राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान भारत आने वाली हैं। अखबार लिखता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नो बीजेपी KNOW यानी कि बीजेपी को जानिए वो वाला नो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, नाम से एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत पार्टी विदेशों में संपर्क बनाने में लगी है। सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि बीजेपी ने इसके लिए 25 से अधिक राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा था, जिसमें 13 पार्टियों ने भारत आने की पुष्टि की है। अखबार को एक बीजेपी नेता ने बताया कि इस एक कारण तो यह है कि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। दूसरा यह है कि पार्टियों के गठन के मामले में अमेरिका और भारत की पार्टियों में बड़ा फर्क है। हालांकि बीजेपी ने यूके के कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी को नेताओं के साथ साथ जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेट और सोशल डेमोक्रेट के नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। विदेशी मेहमानों का स्वागत है। आपको बता दें, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के नेताओं को न्योता नहीं मिला है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश में सत्तारूढ़ पार्टी है, उनको न्योता दिया गया है, लेकिन उनके विपक्षी दल को न्योता नहीं दिया गया। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मदन मोहन झा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, और आलोक भदौरिया सर हैं, देश के जाने माने पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आलोक सर, आप ही के पास आऊँगा। जिस तरीके से जो चुनाव में पहले क्या था कि बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बुलाया जाता था, कई एक्टर्स को बुला लेते थे, लोग रोड शो कराते थे और खूब अपने लोगों को एंटरटेन करते थे। लेकिन अब जबकि 25 देशों के बात की जाए तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी को बुलाया गया है, जर्मनी से क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स और अमेरिका की डेमोक्रेट और रिपब्लिक जैसी सत्ताधारी पार्टियों को बुलाने की बात चल रही है। तो इस बार चुनाव बहुत ही नए तरीके से हो रहा है। धन्यवाद विशाल जी। मैं इसको चुनाव को नए तरीके से नहीं कहूंगा, ये तो प्रचार का एक तरीका है। इससे पहले अगर बड़ा चर्चित जो तरीका आजमाया गया था वो जम्मू कश्मीर की जब धारा 370 जब हटाई गई थी, 35 जब हटाया गया था, तो उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन के सारे लोगों को वहां पर डल लेक की सैर कराई गई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो पीरियड था जिसमें भारतीय विपक्ष के नेताओं को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, और कुछ नेता वहां गए थे तो उनको वो श्रीनगर हवाई अड्डे से वापस कर दिया गया था। लेकिन आप विदेशी लोगों को वहां पर दिखाया गया। अगर आप बिल्कुल अगर सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें बड़ा एक चुनाव होता है आबादी ज्यादा होने के कारण। तो इसको लेते हुए पहले भी चाहे वो कॉमनवेल्थ के देश हों या दुनिया के और भी देश हों, तो वहां पर ये आपसी विचार विनिमय होता रहता है। ये और सारे के सारे लोग चुनाव आयोग से लेकर बाकी लोग वो आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो वो तो होता है कि विशुद्ध तौर पर कि किस तरीके से एक अच्छाई की चीजों की जानकारी दूसरे देश भी ले और किस तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव को अंजाम दिया जाए, इसको सीखें। ये तो हो गया इसके एक अच्छा पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष जो होता आया है, हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन ये जो आपने जो लगाया, इसमें ये सैद्धांतिक पक्ष कम है, इसमें तड़का लग गया है। जैसे आप ढाबे में जाते हैं ना, तो वो दाल में तड़का लगा दिया जाता है, तो ये तड़का लगा दिया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा धारा 370 में हुआ था। अब याद करिए, धारा 370 में बताया गया था कि हमारे सब कुछ शांति हो गई है, बहाली हो गई है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। आप याद करिए कि वो कब हटाई गई थी। आप याद करिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं 2024। अब याद करिए कि कितना उस समय तक का मतलब कितना फर्क आ चुका है।
इतना फर्क आ चुका है सालों के हिसाब से। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि सब चीजें अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? तो उस समय चुनाव आयोग कहता है कि भाई हमारे पास में वो जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हम हर कैंडिडेट को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। तो अब जब आप सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते एक राज्य में, जिस राज्य के बारे में आप बार बार कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया 370 का, वहां आप एक असमर्थता भी जताते हैं। ऐसी स्थिति में आप फिर किसी को बुला के ला रहे हैं, तो अब आप समझिए कि आप अपने ही देश में, अटल जी के जमाने में 2004 में केवल 4 चरणों में चुनाव हुआ था, और केवल कितने दिन में हुआ था? 20 दिन में। आज कितने दिन में आप कर रहे हैं? 43 दिन में। 2004 से 43 में आते हुए मतलब ये 43 दिनों में, 20 से 43 दिनों में, और 4 से 24, 20 साल के बाद में कितना फर्क हुआ? क्या हमारी सड़कें कमजोर हो गई? क्या सड़कें टूट गई? क्या हम अपने अर्धसैनिक बलों की तैनाती जल्दी नहीं करा सकते? क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम अपना पोलिंग बूथ या पोलिंग पार्टियों को हम वहां पर सही समय पर पहुंचा सकें? जब वहां पे हम 4 चरणों में पहुंचा सकते थे, तो अब हम क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? अब हम 7 चरणों में क्यों चुनाव कर रहे हैं? क्यों 43 दिन में चुनाव कर रहे हैं? तो ये एक बहुत है, ये जो लोकतंत्र की जो विसंगतियां हैं, इसको भी समझने के बाद में आपको, आपने जो तड़के वाली जो बात लगाई, मैं इसको विशुद्ध तौर पे तड़का ही कहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र की तासीर तो वही है। एक तरफ आप बात और करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरी तरफ आप उसको 7 चरणों में ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां से आपका चैनल है, आप याद करिए कि पहले चरण में कितनी सीटें, मजाक है, अब एक दर्जन सीट पे भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं देश के सबसे बिल्कुल बड़े सूबे की। और फिर कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र लोगों को सिखाएंगे, दिखाएंगे, उनको समझाएंगे ताकि वो भी अनुसरण कर सकें। तो ये समझना चाहिए कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन ये विशुद्ध तौर पे एक पीआर एक्सरसाइज है। ये भारतीय जनमानस को लिए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए है कि भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस तरीके से लोकतंत्र को समझने के लिए दुनिया के देश आ रहे हैं। लेकिन आप ये याद करिए कि कौन कौन से देश आ रहे हैं, वहां कितना बड़ा चुनाव होता है, किस तरीके का, इसकी भी आपको बारीकियों को समझना पड़ेगा विशाल जी। बिल्कुल, क्योंकि सर जिस तरीके से अगर बात करें हम कि एक तरफ विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को बिल्कुल किनारे रख दिया गया है चुनाव में, और उस तरीके से हम अगर बाहर के लोगों को ही बुला रहे हैं वो चुनाव में आकर नो बीजेपी, बीजेपी को जानिए, इस कैंपेन में शामिल होंगे, तो मुझे लगता है नो इंडिया कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, वो तो देखिए किसी पार्टी का है, पार्टी का एक अपना पिच है। आप याद करिए कि एक बार अमेरिकी अखबारों में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट छपी थी कि जो विदेश में जो कार्यक्रम होते हैं, जो भारतीय समुदाय को संबोधित किए जाते हैं, वो किस तरीके से उनका फंडिंग की जाती है, किस तरीके से उनको आयोजित किए जाते हैं। तो लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि नो बीजेपी या नो इलेक्शन, तो नो बीजेपी का इस मौके पे क्या मतलब है? इस मौके पे आप ये याद करिए कि आपकी एक समय में आपके पास में मतलब सुरक्षा देने की आपकी स्थिति नहीं है जम्मू कश्मीर में, और दूसरी तरफ आप जितने लोगों को बुला करके लाएंगे, क्या आपको लगता नहीं कि सुरक्षा का डाइवर्ट होगा? क्यों इस मौके पर नो बीजेपी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए इस मौके पे, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए है कि भारत बहुत महान है और सारी दुनिया इसको देखने के लिए है। लेकिन यही ये सवाल उठता है, सुरक्षा बहुत बड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर में आप चुनाव नहीं करा सकते, यूपी में आप चुनाव नहीं करा सकते, 1 चरण में, 2 चरण में, पश्चिम बंगाल में नहीं आप चुनाव करा सकते, कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में भाई, और आप तमिलनाडु में चुनाव करा लेते, 39 सीटों पर एक ही दिन में चुनाव करा लेते। तो अभी कैसा लोकतंत्र है? अगर कोई, मेरे ख्याल से वहां भी शायद कुछ समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो लोग भी कुछ समझते होंगे। बहरहाल, चुनावी टोटका है, चुनावी भ्रम है, इसी में खुश रहिए विशाल जी। बिल्कुल, मदन मोहन झा जी हैं, बहुत करीब से देखते हैं पीआर के काम को भी, और किस तरीके से नए नए ट्रेंड आते हैं। मदन भाई, किस तरीके से देख रहे हैं आप जो ये नया एक दांव चला है विपक्ष को चित सबसे करने के पहले लिए बीजेपी मैं ने? सबको प्रणाम करूंगा और आलोक जी की बातों को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी भिन्न है, मेरे मत जो है वो थोड़े से भिन्न है आलोक जी से। मुझे लगता है जो एक्सपेरिमेंट, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जिससे हम दुनिया में अपनी रीच को दिखा सकते हैं। इसका मतलब राजनीतिक तो एक है ही, इसके साथ साथ जो है इसकी कूटनीतिक जो है वो भी एक तरीके से आप इसको कूटनीतिक तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है जो भारत जो है, अगर श्रीलंका, बांग्लादेश और मानिए जो जो यूरोप के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर बुला के लाते हैं,
तो आप राजनीतिक रूप से उसे अगर देखिएगा तो आपको लगेगा जो अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर ईवीएम से पे बोलेगा, जो जैसे ईवीएम का अभी सवाल उठ रहा है, तो बाहर का आदमी बोलेगा नहीं नहीं इस चुनाव सही से हो रहा है, तो फिर एक वैधता हो जाती है लोगों के मन में। और दूसरा चीज है, जब आप देखिएगा जो चुनाव इतने व्यावहारिक स्तर पे होता है और लगभग जो है 140 करोड़ जनता में से जितने वोटर हैं वो वोट करते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। और इसमें अगर विभिन्न देश के विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो अगर भारत में आएंगे तो वो चुनाव के जो प्रक्रिया है जब उसको देखेंगे, उनको समझेंगे, तो उनको भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो मतलब मैत्री संबंध है, जिसमें आप देखिएगा जो यूरोप जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रही है, उस वो प्रगाढ़ रिश्ते जब तक हमारे यूरोपियन देश पे नहीं बनेंगे तब तक हम उनसे जो है मतलब व्यापार टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात में मान रहा हूँ, लेकिन एक चीज मदन भाई, आपने कहा कि ईवीएम को देखेंगे, ईवीएम पर बोलेंगे, ये सारी चीजें अच्छी बात है कि अगर वो आएंगे भाई कि मोदी जी का नाम हो रहा है, मोदी जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या करके आए, उन्होंने बहुत विकास कर दिया भारत में। लेकिन आलोक सर की बातें आप शायद मुझे लगता है किसी और वे में ले गए, लेकिन जब बड़ी बात यह है कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है, हम उसी देश में रह रहे हैं जहाँ अभी भी स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, हम उसी देश में रह रहे हैं जहां अभी भी आधे गांव में बिजली नहीं पहुंची है, हम उसी देश में रह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे जिले देखे हैं कि वहां हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी बात हो गई है कि अगर गांव में हेलीकॉप्टर आ गया है, कोई नेता उतर रहा है तो लोग नेता ज्यादा हेलीकॉप्टर को देखने चले जाते हैं, यूं देख रहे हैं कि उड़ रहा है। उस देश में हम कहां से, जैसे अभी आप पिछले 10-12 चुनाव को उठा लीजिए जहां ग्रामीण ज्यादा है, वहां पे देखिए यही हो रहा है। हम लोग सिर्फ पेपरों पे पढ़ने की बात कर रहे हैं मुझे लगता है, और ऐसे टुटके जो चल रहे हैं या तड़का जो लगाया जा रहा है, इससे भारतीय लोगों को कितना फायदा है? हर कोई तो विदेश भी नहीं जा रहा है। ये जो लोगों को लाया गया, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो 13 पॉलिटिकल पार्टी बाहर से आएगी, उनसे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जो है जब हम विदेश नीति की बात करते, जब ये हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेंगे, जब वहाँ के लोग यहाँ की राजनीति को देखेंगे, जैसे आप देखिएगा श्रीलंका के जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं, तो श्रीलंका में जो अभी कुछ दिन पहले डेमोक्रेसी का जो बुरा हाल हो गया था, वो यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। नेपाल के लोग आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इस चीज़ों को देखना चाहिए। और जैसा कि हम ग्राउंड पे देखते हैं, मैंने लगभग अभी तक 8 से 9 चुनाव कवर किए हैं डिफरेंट स्टेट के, और मैं जब राजस्थान में था और जब मैं आप देखिएगा गुजरात में था, तो डिफरेंट जो गांव है जहां आपकी बातें सच है, जो लाइट नहीं पहुंची, लेकिन लोगों में धीरे धीरे विकास हो रहा है, लोग जो है समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो हम विकास की तरफ बढ़ नहीं रहे, हमारे विकास का रेट जो है वो धीरे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो मतलब बिल्कुल ही शून्य है। हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे की ओर ही बढ़ रहा है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी जो है मतलब इससे सीखना चाहिए। जो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जो चुनाव के प्रक्रिया को पूरे विश्व में जो है तो हमें दिखा सकते हैं हम, जो हमारी जो चुनाव है, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन कहीं नहीं है। चाइना को अगर आप देखिए, क्योंकि वहाँ चुनाव का तो चाइना को भी क्रॉस कर गए, लेकिन हाँ। फिर वही बातें घूम के आ रही हैं। हम आके आपसे फिर से सवाल लेंगे, लेकिन एक जो ये चुनाव में विदेशी तड़का लगाया गया है, इससे फायदा क्या ही होना है भारत के उन लोगों का जो वोट डालेंगे, क्योंकि हर सीट पे आपको ब्रिटेन का कोई सांसद तो नहीं दिखेगा कि आप कैसे वोट डाल रहे हैं। फिर चलेंगे आलोक सर के पास। सर, मुझे तो खैर 8-9 चुनाव नहीं मिले हैं, लेकिन जो 1-2 चुनाव मैं कवर करने गया हूँ, बहुत ज़्यादा तो कैरियर नहीं बड़ा हुआ, लेकिन जब मैं पब्लिकों के बीच गया हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत मन से और बहुत ही लगन के साथ और वहाँ की जनता को समझते हुए एक ज़िले में रिपोर्टिंग के तौर पर गया मैं। तो वहाँ पे मैंने 2 चीज़ देखी। पहली चीज़ कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो वो जनता आपके पास नहीं आ रही है। और मैं नक्सल प्रभावित एरिया में था, तो वहाँ पर मैं बात करता था तो पार्टियों के लिए अलग अलग सबके विचार थे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि भैया लाइट हमें देखनी है। कोई कुम्हार बस्ती में गया, कुम्हार टोला वहाँ पर था, तो वहाँ गया तो उनका मट्टी का पट्टा हो जाए। हमको राशन मिल रहा है लेकिन वो इस तरीके से मिल रहा है, थोड़ा और मिलने लगे चीज़ें हो जाए।
खेती किसानी पर जिंदा रखने वाले लोग, और लोग परेशान थे कि एक जो वहाँ पे धनबल वाले लोग हैं वो बड़े होते जा रहे हैं और हम अपनी ज़मीनों से छूटते जा रहे हैं। हम घूम फिर के एक कमरे में आके सिमट गए, अब हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही है, हम दिए नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा उनका दर्द था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपनी ही पार्टी के नेताओं को उतार देते, सारे दल जितने हैं, अगर वो चाहते कि चलो एक गांव की ओर हम करें, हम स्मार्ट सिटी की बात करते लेकिन स्मार्ट गांव की बात नहीं करते अब सर। देखिए, इस बारे में तो बहुत सारे प्रयोग किए जा चुके हैं, प्रयास भी किए गए हैं। आप याद करिए कि जब 2014 में जब ये मौजूदा निजाम की जब पहली पारी थी तो एक आदर्श ग्राम कर ये बात उठी थी। आप ये बात करके चलिए कि क्या उसके बाद से इन्होंने किसी आदर्श ग्राम का ये खाका पेश किया कि फला फला जगह, फला स्टेट में, फला डिस्ट्रिक्ट में ये एक आदर्श गांव इस सांसद ने बना दिया है। अब अगर प्रधानमंत्री की भी बात करें तो प्रधानमंत्री भी तो पहले तो सांसद है ना, बाद में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं ना। तो उन्होंने भी तो बनारस में एक गांव बोल दिया है। अपने उस गांव के बारे में क्यों नहीं बात करते कि ये देश के सारे सांसदों के लिए, ये जो 300 सांसद हैं और ये जो 400 सांसद जो आने वाले हैं उनके लिए ये मिसाल है। और मौजूदा ये 300 सांसदों के लिए ये मिसाल है, देखिए ऐसा गांव बन गया और ये हम लोगों ने 300 सांसद है तो भाई 300 गांव तो बन गए होंगे, 30 बन गए होंगे, 5 बन गए होंगे, जिसका एक आदर्श करके, जिसकी फोटो बड़ी बढ़िया सी, मतलब एक डिजिटली फोटो वीडियो लिंक डाल करके दिखा दिया जाता। कहाँ है? मुझे तो कोई ऐसा गांव नहीं याद आता कि पिछले 8 सालों में, 5 सालों में जिसका प्रचार किया गया हो। तो इस खुद समझना चाहिए, बहुत सारी चीजें चुनाव के मौके पर केवल प्रचार के लिए होती हैं। वो इसलिए नहीं होती कि वो किसी को ठोस जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराया जाए। ये है कि किस तरीके से आकर्षित किया जाए, किस तरीके से वोटरों को भ्रमित कर या उनको आकर्षित करके आप अपने वोट जुटा लें। बस सिर्फ यही प्रयास होता है, इसके अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है। आप जिन पैसों की बात कर रहे हैं तो उन पैसों में तो बहुत सारी चीजें हैं। एक आपने सांसद को आपने 5 करोड़ का दे दिया, क्यों दे दिया भाई? क्या किया उसने? 5 साल तक वो सांसद रहता है। झा जी बता रहे हैं कि उन्होंने, झा जी ने भी 8-9 चुनाव किए हैं। मैंने तो पहला चुनाव 86 में किया था, उसके बाद तो मैंने गिनना छोड़ दिया। लेकिन मैंने तो नहीं देखा, पहले खरंजा लगता था, पहले भी मायावती ने गांव बनाए थे, पहले भी सबने किया था, अम्बेडकर गांव बन गए थे, तमाम गांव बन गए थे। कोई ऐसा गांव है जो ये बताते हैं, ये कहते हैं ये राम मंदिर बना दिया, ये हमने ये कॉरिडोर बना दिया, फला कॉरिडोर बना दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो फ्रंट बना दिया। अरे भाई कोई तो एक गांव बताओ, ये गांव देखिए ऐसे बनाया जाता है, ऐसे काम किया जाता है, ऐसी मिसाल है। वो तो मिसाल मेरे को दिखती नहीं, कोई बताता भी नहीं, कोई भी नहीं बताता। भाई इतनी रैलियां करते हैं, इतना प्रचार करते हैं, इतना ट्विटर है, इतनी ट्रोल आर्मी है, लेकिन कभी किसी गांव का नाम नहीं दिया जाता। आओ भाई आके सारे मीडिया वाले इस गांव को देखो, हमने ऐसे बना दिया, ऐसे ही सारे गांव बनेंगे। तो सवाल यह है कि कथनी करनी में हमेशा फर्क होता है। फिलहाल मौका किसी तरह वोट जुटाने का है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और बिल्कुल सर, एक सवाल और भी, मैं पहले मदन जी के पास आऊँगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मदन भाई, राजस्थान की आपने बात करी, राजस्थान से सटा, पाकिस्तान से बॉर्डर सटा वो शहर है जो है, जहाँ अभी लोकसभा चुनाव भी है, बाड़मेर मुझे लगता है वो सीट है। वहाँ पर भी अभी एक मुझे चीज़ पता चली, वहाँ पर पानी की समस्या बहुत है। अब जैसे आप गए होंगे तो आपको पता होगा, एक चीज़ उसमें कि क्या जो ब्रिटेन से लोग आएंगे, जो बांग्लादेश से लोग आएंगे, या जो लोग यहाँ से आएंगे वो बेंगलोर और राजस्थान जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मैं वोट डालने जाऊँगा, क्या मैं जिस बूथ पे वोट डालूंगा वहाँ पर शेख हसीना मुझे देख रही होंगी कि शेख हसीना आए कि विशाल जी आप किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं, तो मैं कहूँगा मैं इस मुद्दे पे वोट डाल रहा हूँ। क्या राजस्थान में जब जाएंगे तो क्या बॉर्डर पे जब फायरिंग होती तो आपके घर, आप लोग को क्या दिक्कत, तो ये पूछे कोई वोट डालेगा कि आप पानी कहाँ से लाते हैं, बेंगलोर में पानी का संकट है, ये वहाँ पूछा क्या जाएगा मोदी कैसा काम कर रहा है, मोदी ने क्या किया। भाई दिक्कतों पे बात ही नहीं करोगे, अच्छी अच्छी बातें तो हम उनको क्या ही बताएंगे। और जाहिर सी बात है यूपी में वो आएंगी तो बनारस जाएगी वो टीम, और गांधीनगर जाएगी, वो जाएगी मुंबई किसी सीट पे जाएगी, नितिन गडकरी की सीट पे जाएगी, वो हमारी सीट पे ऊपर क्यों आएगी? बड़ा सवाल ये है। हम 140 करोड़ 543 सांसद चुन रहे हैं, लेकिन रीच हमारी कहाँ पर दिखेगी ऐसे? विशाल जी, आज ही मैंने पढ़ा एक न्यूज़पेपर में, जो 13 जो पार्टी है, ग्लोबल पार्टी, वो भारत में आ रही है। तो मुझे नहीं पता जो वो कौन से सीटों पे जाएगी,
लेकिन जो आपने बाड़मेर चुनाव की चर्चा की, तो मुझे मतलब वहाँ का फीडबैक थोड़ा सा पता है, क्योंकि मैं जब असेंबली इलेक्शंस पे काम कर रहा था तो अच्छे नेटवर्क बन गए थे। तो बाड़मेर में इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहाँ आप देखिएगा, जो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, रविंद्र सिंह भाटी, वो बहुत ही पॉपुलर है। और वो इस चुनाव अब को उनके जो है, पास नहीं जाएंगे ये लोग कि वो क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो वहाँ के मुद्दे उठा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मैं, लेकिन उनके पास वो टीम नहीं जाने वाली है। तो इसी तरीके से है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के, आलोक सर आपका भी, और मदन मोहन झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे थे जो 2024 का चुनाव है ना, ये बहुत सी चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको एक वो दौर था जबकि भाई इस पार्टी का नेता इस पार्टी में आ गया, ये पुराना दौर हो गया। हमने अब हीरो हीरोइन को प्रचार करने में नहीं लगाया है। अब जो पार्टियां हैं ना, जो सत्तारूढ़ पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, 10 सालों से काबिज है, वो ये लोगों को बताने के लिए कि हम कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम कितने पॉपुलर हैं पूरे भारत में, इसको देखने के लिए लगभग 25 राजनीतिक दलों को विदेश से बुला रही है, या उनके स्टार प्रचारक इस बार विदेशी होने वाले हैं। वो कोई एनआरआई नहीं, बल्कि ब्रिटेन के सांसद हो सकते हैं, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, मेयर हो सकते हैं। वहाँ पर विदेशों से लोग आएंगे और वो समझेंगे कि भारत में बीजेपी को वोट क्यों दिया जाता है। परेशानियों से कितना वो मेल मिलाप करेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।